तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। कंटिन्यूअस लगे हैं आप अपने बोर्ड की तैयारी में। और मैं भी आपके साथ आया हूँ दूसरे पार्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में, फोटोन की तरंग दैर्घ्य के बारे में, और साथ ही साथ डी ब्रोगली और ये इनसे जुड़ी हुई परिकल्पनाएं क्या क्या थी इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा था कि आपके चैप्टर जो सेकंड फिजिक्स में चल रहे थे, व्यतिकरण, विवर्तन, है ना, फिर आपने उसी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का ध्रुवण, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखा, है ना। स्टार्टिंग में देखते हैं कि आप कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जैसे अगर द्वैती प्रकृति को समझा जाए, जैसे पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति क्या है, तो हम आप कैसे लिखते हैं, है ना। द्वैती का मतलब क्या होता है? दो, है ना। मतलब प्रकाश की जो प्रकृति है वो दो है। कैसी कैसी प्रकृति? प्रकृति मतलब नेचर, बिहेवियर कैसा है। तो हम देखते हैं कि हाइगेंस आता है और परावर्तन की व्याख्या करता है, अपवर्तन की व्याख्या करता है, साथ ही साथ विद्युत प्रभाव में आप इसके पहले देखेंगे तो एक चैप्टर आपने पढ़ा व्यतिकरण, विवर्तन। इन सब घटनाओं को हम किसके अनुसार व्याख्यात करते हैं? तरंग प्रकृति के अनुसार। यानी अगर प्रकाश तरंग के जैसे ना होता तो शायद ये घटनाएं भी ना होती, है ना। और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आप अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको कणों के द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। क्रांपटन प्रभाव है, रमन प्रभाव है, जिनको हम कण के, अगर प्रकाश को कण ना माने तो उसको नहीं व्याख्यात कर सकते। तो इस तरह से हमें ये क्लियर होता है कि प्रकाश कणों के रूप में भी चल रहा है और प्रकाश तरंग के रूप में भी चल रहा है। और यही चीज बोर्ड में भी लिखना है आपको। जब प्रकाश की द्वैती प्रकृति आए तो यही ही चीज लिखना है, कि यही एग्जाम्पल देने हैं, आपको बताना है कि ये इसका प्रकृति होता है, ऐसा इसमें बताया गया, ऐसा हमने इसमें पढ़ा। फिर उसके बाद इससे यह प्रूव होता है कि प्रकाश दो रूपों में चल रहा है। अब इसी को देखता है कौन? लुईस डी ब्रोगली, है ना। हाइगेंस लड़ते हैं, न्यूटन लड़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन वो बैठ के आता है और वो इन दोनों पॉइंट को समझता है और कहता है भाई ऐसा है। जब आप समझ रहे हो कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चल रहा है, प्रकाश कणों के रूप में भी चल रहा है, फोटोन के अनुसार ही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं। और फोटोन क्या है? कणात्मक प्रकृति को बताता है ना। मैक्स प्लांक ने कणात्मक प्रकृति की क्वांटम प्रकृति दी थी, तो उन्होंने कहा था फोटोन क्वांटा बोलेंगे, है ना। तो मतलब कहने का कि दोनों नेचर है इसमें। तो अब इसी को लुइस डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट होता है, वो देखता है, तो वो क्या कहता है? कहता है ऐसा है, इनको हम द्रव्य तरंगे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य तरंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी द्रव्य तरंगे होती हैं वो जब बहुत स्लो मोशन में चल रही होती है तो कण की तरह व्यवहार करती हैं, और जब थोड़ा गति में आ जाती हैं तो वो तरंग की तरह व्यवहार करती हैं। तो इस तरह से प्रकाश में द्वैती प्रकृति हो जाएगी जब इसको हम क्या मान लेंगे? द्रव्य तरंगे मान लेंगे। तो इन्हीं तरंगों को क्या बोला जाता है? द्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है ना। और यही पेपर में पूछ लिया जाता है, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज ऐसे ही लिखते जाना है। देखो फिजिक्स है, फिजिक्स को आप जितना अच्छे से डिस्क्राइब करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद इसी में आगे क्वेश्चन पूछता है, वो आता है, वो कहता है कि ये इन तरंगों को आप ब्रॉगली तरंगे भी कह सकते हो, मेरा नाम भी लगा सकते हो। साइंटिस्ट का पहले से एक फंडा चल रहा था कि हमारा नाम जरूर रहे उसमें, है ना, लोग हमें जाने, ठीक। तो वो अपना नाम भी देके चला जाता है। तो ये हो जाती है प्रकाश की द्वैती प्रकृति, है ना। अब इसके बाद ये पॉइंट आता है कि जो फोटोन होता है, फोटोन, उसका एक होता है संवेग, मोमेंटम, कि कोई चीज एम द्रव्यमान की है तो वी वेग से जा रही है, तो कैसे जा रहे है ना। तो अगर हम इसमें दो चीजों देखें, इसमें आइंस्टीन साइंटिस्ट आए थे, तो अब आप एक चीज देखें कि आइंस्टीन, अगर हम इस मार्कर को यूज करते हैं, है ना, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टीन का E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और अगर हम यहीं पर किसका ले लें? फोटोन की ऊर्जा, है ना, फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच वी। और दोनों ने ही किसके लिए दिया है? कण के लिए दिया है। इन्होंने कहा एम द्रव्यमान का कण, इन्होंने कहा उस द्रव्यमान के प्रकाश की किरण की क्या? आवृत्ति, है ना। और यहाँ पे सी क्या है? प्रकाश का वेग, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोनों ऊर्जाओं की क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख दे समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तुलना कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तुलना करने पर, ठीक है। तो ये आपका ई से ही कैंसिल, एच वी इक्वल टू क्या आ गया? एम सी स्क्वायर। या फिर इसको हम पहले आइंस्टीन को प्रेफरेंस देते हैं, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच वी। तो यहाँ से एम इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच वी अपॉन में सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब अगर हम एक फोटोन ले लें, तो फोटोन किस स्पीड से चलता है?
प्रकाश की चाल से। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? सी से। तो सी समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है ना। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। वी क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो आवृत्ति होती है प्रकाश की, वही तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालती है। अब आप यहीं पे थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि देहली आवृत्ति जो होती है उसका कार्य क्या है? वो कहाँ होती है? कार्य फलन में, है ना। और कार्य फलन वो ऊर्जा होती है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वापस जाके पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला पार्ट देखिए, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे, तभी आपको पॉइंट समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने मेन टॉपिक को इसमें डाला है ना, ज्यादा हमने उसमें अंदर जाके स्टडी नहीं किया। ठीक है। तो देहली आवृत्ति जो होती है वो जब एनर्जी इसको प्रोवाइड करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और इसी को विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन जितना इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। देहली आवृत्ति V नॉट होती है और इसकी आवृत्ति V होती है। ये फोटोन है ना, E = hv होता है। फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ाएंगे एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देहली आवृत्ति तो केवल क्या करेगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। अब मान लीजिए इसकी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है, मान लो यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा? नहीं होगा। फिर आपको इसकी आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी, और आवृत्तियां बढ़ाने के बाद जब एनर्जी इससे ज्यादा या इसके बराबर हो जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, कब नहीं होता है ना। कितनी ऊर्जा रहेगी तो निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। और W = फिर एनर्जी निकालने के लिए या आवृत्ति निकालने के लिए W = hv का फॉर्मूला लगा देते हैं। H जानते हैं आप, प्लांक नियतांक होता है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। वहां जाके अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, है ना, प्रिपेयर हो जाएगा। तो M = hv/c² आ गया। अब इसे वो समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर फोटोन होता उसका संवेग निकालते हैं, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान तो उसका m ही होता, लेकिन वेग कितना होता? प्रकाश की चाल के बराबर। तो यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो तो फोटोन का संवेग P = कितना हो जाएगा? mc। और इसको थोड़ा पढ़ने से पहले यहीं पर एक टॉपिक और देख लें, क्या कि हम जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा = क्या होता है? c/v होता है कि नहीं होता? तो अगर यहां से देखें v/c को हम अलग कर लें, है ना, या फिर पहले इस वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। तो लैम्डा = ये चीज ध्यान रखना है, c/v, तरंग दैर्घ्य बराबर प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति। ठीक। तो यहाँ पे P = कितना आ जाएगा? mc। तो m का मान कितना है? समीकरण 3 से रख देते हैं, यहाँ पे अलग मार्कर से ले लेते हैं, hv/c² इंटू में c, तो एक c से c कैंसिल हो गया, तो आ कितना गया? hv/c। अब ये v नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? hc/v। तो ये देखो ध्यान से, c/v = कितना? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। लाइट में होती है ना, लाइट में 2 ही चीजें ज्यादा मेन होती हैं, तरंग दैर्घ्य और क्या? आवृत्ति, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो अब आपका फाइनली आ कितना गया? P = h/c/v, और यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि c/v = कितना होता है? लैम्डा। तो P = क्या आ गया? h/लैम्डा। तो यही है दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, लैम्डा। लैम्डा को उधर ले लेते हैं, तो लैम्डा = आपको फाइनली मिल जाता है h/p। तो इसी को बोला जाता है दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य तथा फोटोन के संवेग में संबंध, या किसी कण के संवेग में संबंध। ठीक है। अब कण कोई होगा तो यहीं पे लैम्डा = क्या हो जाएगा? P = अब इस बार कोई कण है, कोई भी द्रव्यमान का कण है, इलेक्ट्रॉन है या मान लो, तो अब उसकी प्रकाश की चाल को c नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे? h/mv हो जाएगा, द्रव्यमान का कण और वेग, है ना। यहीं से फॉर्मूला बनता है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये होता है आपका फोटोन का संवेग, है ना। और इसके बारे में बताता कौन है? डी ब्रॉगली। भाई कहता है ये संबंध है, और यहाँ से आप लैम्डा और इसके फोटोन के संवेग में संबंध निकाल सकते हैं। इसका मान क्या होता है? kg/m/s, है ना, इसकी यूनिट होती है, और इसका जूल/सेकंड, और इसका मीटर, है ना। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में देता है ना। एंगस्ट्रॉम में दे देगा तब आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये वैल्यू माइक्रोन में देगा तब भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे कह देगा
एक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है 6500 एंगस्ट्रॉम। अब सर सोच रहे हैं एंगस्ट्रॉम कहाँ से आ गया, है ना। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमेशा यहाँ रखना, मीटर में रखना। तो आप जानते ही होंगे, क्लास 11 में पढ़ा है आपने कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर। और 10 की घात माइनस 10 मीटर तो 6.5 गुणे कितने कम कर दिया आपने, 1000 कम कर दिया, तो 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। कितना आ गया, 6.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। ये आपका आ गया लैम्डा। और फिर आपको फोटोन का संवेग निकालना है, या भी इसमें फोटोन का संवेग निकालना है, तो इधर कर देंगे, वैल्यू इधर रख देंगे। और एच की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ये दिया है ना। ये हमेशा रखना होता है, ये वैल्यू आपको कहीं से फाइंड नहीं करनी है ना। ये आपको बस पता करना है, इसको -34 लिखा होता है ना, जूल इंटू सेकेंड। क्लियर हो गया। तो ये बातें होती हैं आपके प्रकाश की द्वैती प्रकृति में। द्वैती प्रकृति कैसे डिफाइन करना है ये आप जान गए होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होता है मैंने इसमें भी बता दिया, आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो देहली आवृत्ति होगी वो बढ़ेगी। और देहली आवृत्ति का मतलब है कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, है ना, मतलब कि सॉरी हम थोड़ा सा इंग्लिश में बोल गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखेंगे कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी मतलब वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, कि जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट था, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। आपको और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं फिजिक्स में, जो नहीं समझ में आता आप कमेंट में जरूर बताइए। और कंटिन्यूअस अपनी स्टडी के लिए लगे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा कुछ करना है ना। बहुत साल की मेहनत होती है, 12 साल हम लोग मेहनत करते हैं, तब जाके ये टाइम मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको, है ना, कि हम अपने आप को शो करें, ठीक है। और फिर वहां पे अगर हम पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में पास हो जाए तो फिर उससे मतलब नहीं है ना। नॉलेज के साथ पढ़िए, नॉलेज रहेगा आप अच्छे से पेपर देंगे, है ना। आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। फिजिक्स में आपको जितना समझ में आए उतना लिखना होता है, ठीक है ना। तो लगे रहिए, कंटिन्यूअस कोशिश करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, वो लोग भी पढ़ें और वो लोग भी जाने इसके बारे में। चलते चलते इसमें कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस। और न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, जिसे 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और इसे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना होगा, है ना। तो देखो फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल दे तो डाटा लिखना बहुत जरूरी है ना। तो गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान कितना दिया है, m इक्वल टू 200 ग्राम दिया है, जो कि होना नहीं चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, है ना। तो आ गया 0.2 किलोग्राम, ठीक है। डाटा लिखेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी, आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो गेंद का वेग, गेंद का वेग कितना हो जाएगा, v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब यहाँ पे देखो, इससे संबंध डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य निकालना है। देखो पुरानी बुक में डी ब्रॉगली लिखा होता है, नई बुक में आधुनिक बुक में उसको डी ब्रॉगली कर दिया गया है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा लैम्डा का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कि आपका m भी रहता है, v भी रहता है और h भी रहता है। तो हमने क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने डाटा लिखा, हमने देखा कि हमें m दिया है, हमें क्या दिया है, v दिया है, तो हमें h की वैल्यू पता होती है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। वहां पे p इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा को सॉल्व करने लग जाएंगे। तो ये अब यहाँ पे लैम्डा h की वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻34, और अपॉन में m की वैल्यू कितना है, 0.2, और इनटू में यहाँ पे 30। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, कर लीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 जीरो को इंक्रीज कर लेंगे, हमारे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर बना के ऊपर भेज देंगे और डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो कितना आ गया, 6000 मतलब 6626 बटा 200 गुणे 30। तो 200 में 30 से गुणा किया। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और हल कर दे रहा हूँ, 6.626 और गुणे 10 की घात माइनस 34, और बटे में कितना आ जाएगा, 0.2। इसको हम 200 लिखेंगे, 200 गुणे 30 करेंगे, 2 3 6, और ये 3 जीरो, ठीक है, इसमें ऊपर भेज के अब डिवाइड कर लेंगे।
10 की घात 3 ऊपर जाएगा, -3 -37 हो जाएगा और 6 से भाग कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। और किस में आएगा? मीटर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? लैम्डा, ठीक है। अब इसके बाद एक गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1.0 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा आसान है कि तरंगदैर्घ्य आप लेंगे, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बराबर जो तरंगदैर्घ्य दिया है ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है ना, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो दिया है लैम्डा, वो कितना दिया है? 1.0 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा था ना एंगस्ट्रॉम में दे देता है, तो आप इसे लिख देंगे 1.0 गुणित 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। और फिर कण का संवेग ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है ना, कण का संवेग। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में 1.0 इंटू 10⁻10 मीटर, है ना।